चलिए एक बार आज की क्लास यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपसे जो बात कही कि लाइब्रेरी एसोसिएशंस जो है वो डिफरेंट है और ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट है। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंसेस है। यहाँ पर एक का गवर्नमेंट से कनेक्शन है और दूसरी का जो है गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब कभी भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट का रोल आता है, जिसके अंदर आप यूनेस्को की बात करते हैं, आप यूजीसी की बात करते हैं, आप RRRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं तो एसोसिएशंस के अंदर जो है गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। सिंपली देश के स्तर पे या कहते हैं ना विश्वव्यापी स्तर के ऊपर जो है कई सारे लोगों ने, समान स्तर के लोगों ने, समान बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर जो है अपना संगठन बनाया है, उसे जो है पुस्तकालय संघ के नाम से जानते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस जो है मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि संघ अलग है और संगठन अलग है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का बेसिक डिफरेंस को लेकर चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। जहाँ सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ सरकार से जो है फंड्स जो है टाइम पर मिलेंगे। सरकार या जो संगठन है उनकी पॉलिसीज बनाने की नीति होती है। तो नेपलिस के बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जब पार्ट आएगा तो वहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक ही करके दोनों के बारे में बात करते हैं। लेकिन एसोसिएशन जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली जो है अपने विषय को लेकर काम करती है या अपने विषय क्षेत्र में काम करती है। तो दोनों का ही उद्देश्य जो है वो समान है। एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव दोनों का सामने निकल के आता है वो ये है कि दोनों ही, यानी कि हम संगठन की बात करेंगे या हम लोग संघ की बात करेंगे, तो दोनों का उद्देश्य केवल इतना है कि पुस्तकालय शिक्षा को बढ़ावा देना है, पुस्तकालयों के विकास के लिए काम करना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाना है, आर्थिक सहायता प्रदान करना है और पुस्तकालय को बढ़ावा देना है। अल्टीमेटली यूजर के लिए जो है, यूजर को डेडिकेटेडली हम लोग अच्छी और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आज तो यही हमारा उद्देश्य था। और लाइब्रेरीज का उद्देश्य केवल आपको वैसे ही पता है कि लाइब्रेरीज का केवल और केवल सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि पाठक को अच्छी और बेहतर और सुरक्षित सेवा प्रदान करना और पाठक की संतुष्टि तक जो है सेवा प्रदान करना। तो ये सारी सेवाएं हम लोग तब दे पाएंगे जब हमारे पास जो है संसाधन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। और संसाधनों की उपलब्धता के लिए ही जो है संगठन और संघों का निर्माण किया गया है, ताकि जो है इस प्रकार से संचालन किया जाए। तो सभी देशों में जो है इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं एक ही करके सभी की बात करूंगा, लेकिन आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं संगठन से अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। और संगठन के अंदर सबसे पहला संगठन जो है वो यूनेस्को है। तो यूनेस्को से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को के बाद हम लोग यूजीसी की बात करेंगे और यूजीसी के बाद जो है RRRL यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात करेंगे। तो आइए एक ही करके सभी के ऊपर जो है विस्तार से बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एसोसिएशंस की बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की। जो चीज़ मैंने आपसे कही वो मैंने शब्दों के माध्यम से भी यहाँ पर लिखी है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन एवं संघों, तो संगठन और संघ यहाँ दो शब्द आपके सामने चल रहे हैं, संगठन एवं संघों का निर्माण किया गया है, जिनका केंद्रीय उद्देश्य पुस्तकालय शिक्षा एवं पुस्तकालयों का विकास है। तो कई सारे, देर आर so many associations and organizations are there in the field of the library information science, and whose the main या central objective is in the library education and the development of the library, यानी कि पुस्तकालय शिक्षा और इनको बढ़ावा देना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से क्लियर है। अब बात कर देखिए, समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यानी जितने भी राष्ट्रीय हैं या अंतर्राष्ट्रीय हैं, जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं जिनका निर्माण किसी एक या एक राष्ट्र के शासन द्वारा होता है, उन्हें हम लोग संगठन कहते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। मैं वही डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है और एसोसिएशन जो है वो अलग है। मैंने अभी आपको देखिए यहाँ पर पहले भी आपको बताया, देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन की बात हम लोग कर चुके हैं और मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। ओके, तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। पहले की करके बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई थी मैंने, तो यहाँ पर ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसमें गवर्नमेंट का रोल जो है भली बात ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आप देखिए गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर, तो सरकार का अगर रोल है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका संगठन कहलाएगा। ओके, सो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जहाँ पर सरकार का रोल नहीं है, दैट इज नॉन गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कहते हैं ना, इट्स NGO, दैट इज नोन एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ही हम लोग एसोसिएशन कहते हैं, जबकि गवर्नमेंट वाली है तो क्या कहलाएंगे आपके संघ। तो ये डिफरेंस आपके दिमाग में सबसे अच्छे और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो आगे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है आपको। आपको पता चल जाएगा भाई यूनेस्को, यूजीसी और RLF को दोनों को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो मैंने आपको पहले नंबर पर कहा यूनेस्को आपका, सेकंड नंबर पे आपका यूजीसी आपका, और तीसरे नंबर पे जो है आपका क्या है RRRLF यानी कि राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। इन तीनों की बात हम लोग करते हैं। ये तीनों किस क्षेत्र में आएंगे, तो संगठन वाली क्षेत्र में। तो अभी पहली क्लास संगठन की है, संगठन की बात करें। देन उसके बाद एसोसिएशन की बात करेंगे। मैंने आपको एसोसिएशन के बारे में बता दिया आपको कि दीज आर डिफरेंट एसोसिएशन। कुछ आपकी इंटरनेशनल है आपके और कुछ नेशनल है। तो नेशनल लेवल की एसोसिएशन आपकी अलग है और इंटरनेशनल की, ये सभी AA नाम से दिखती है आपको। तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करेंगे, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं इसका डिफरेंस के अंदर क्या क्या है। तो डिफरेंस में आपको बता दूं कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है आपका और एक तरफ आपके एसोसिएशन है। तो दोनों में जो डिफरेंस है
वो मैंने आपके लिए अभी लिख दिया है कि पहला देखिए यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का रोल है, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं है ना, सीधी सीधी बात है, एसोसिएशन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देन फंड्स की उपलब्धता यहाँ पर गवर्नमेंट के पास रहती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा तो किसके पास है, सरकार के पास है। यहाँ पर फंड्स की कमी रहती है, हम लोग है ना फंड्स अलग अलग तरीके से फंड्स यहाँ पर जुटाते हैं। देन उसके बाद पॉलिसी बनाना इनका काम है। जैसे नेपलिस एग्जाम्पल दिया मैंने, किसने बनाया, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन है। और यहाँ पर देखिए इन जनरल काम करते हैं ये, लेकिन ये इन पर्टिकुलर यानी कि अवार्ड्स वगैरह देना या एलआईसी के क्षेत्र में काम करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, जैसे कि आपने इफ्ला ने बनाया है, मार्क है, एफआरबीआर, ये तो स्टैंडर्ड बनाना, मानक बनाना, ये कुल मिला के संघों का काम है। दोनों ही चीज़ों को जब भी हम लोग किसी संगठन की या संघ की बात करते हैं, तो इस क्लास के अंदर आपको कई सारे संगठन और संघ देखने को मिलेंगे। तो उन संगठन और संघों के अंदर जो खास चीज़ें आपको याद करनी है, यानी कि 3 तो मैंने आपको बता दिया कितने हैं आपके, तो यूनेस्को है आपका, यूजीसी और आरआरएफ, तो ये 3 तो आपके हो गए संगठन। देन उसके बाद हम संघ की बात करेंगे, तो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो 4 या 5 इंटरनेशनल लेवल पे हैं, 3-4 आपके इंडिया के लेवल पे, मतलब 4, 5, 9, 10, 11 मतलब 12-13 संगठन और संघों की जब आप बात करेंगे, तो इनके बीच में या इनके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके बारे में मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, अगर एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में, या ए और ओ के बारे में डिफरेंस। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट उसका कब हुआ, डेट उसकी, प्लेस उसका कब है, हेडक्वार्टर उसका कहाँ पर है, उसका प्रेसिडेंट कौन है या डायरेक्टर कौन है एट प्रेजेंट, आपको वो बात याद करनी है। कॉन्फ्रेंसेज उनके द्वारा कब कब कौन सी करवाई जाती है, क्या थीम है उनकी, थीम भी आपको जो बड़ी यानी कि आईएलए और इफ्ला लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। देन उसके बारे में उनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनका खुद का पब्लिकेशन कौन सा है ना, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट या इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा जो है तैयार की जाती है, उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं या कोई पॉलिसीज उन्होंने बनाई है या कोई स्टैंडर्ड उनके द्वारा, तो ये अगर चीज़ें कर लेते हैं तो हमारा अपने आप सारा काम अपना हो जाएगा। ओके, सो दिस इज, तो यहाँ पर मैंने संगठन और संघों के बारे में डिफरेंस आपको बता दिया। पहला संगठन जिसकी बात करते हैं, इट इज़ UNESCO। तो आज की क्लास में यूनेस्को के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। मैंने जो चीज़ें बताई, तो जब आप घर पे पढ़ें तभी मैंने आपको जो 7-8 पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को आप लेकर एक चार्ट भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जहां पर आप एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें आप एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टर, ये सब चीज़ें लिखकर आप एक शीट बना लीजिएगा। वो सबसे अच्छा तरीका है, वो आप कर सकते हैं। बच्चे पूछते हैं ना सर नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स कैसे बनाने में आपको बता रहा हूँ। तो इनको तो आप एक शीट बनाकर जो है आप जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पर लगा दीजिए थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इन एसोसिएशंस और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो लगभग 12, 13, 14 जो भी आपके सामने अभी आ जाएगा ना, वो संख्या मैंने काउंट नहीं करी, लेकिन उनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप शीट बना के अगर अपने सामने जहाँ आप स्टडी करते हैं अगर आप वहाँ लगा लेंगे, तो आपको बार बार देखने से आपके दिमाग के अंदर वो माइंड सेट आपका हो जाएगा। 4-5 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में आपको मिलेंगे। वो 10 क्वेश्चन आपके जो है डेफिनेटली उस 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट के लिए हम और तैयारी करेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। पहले संगठन आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ और इट इज़ अबाउट द यूनेस्को, UNESCO। क्या नाम है, तो पहला सवाल यूनेस्को के ऊपर के, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट को लेकर जो है सवाल तैयार है आपके सामने, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। स्थापना की बात करेंगे, 4 नवंबर 1946 यहाँ पर स्थापना दे रखी है आपकी इसकी, ठीक है। तो दिस इज एन एस्टेब्लिशमेंट डेट है इसकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946। दैन इसके बाद यूनेस्को, तो यू का मतलब यूनाइटेड है, एन का मतलब नेशन है। जिन क्षेत्रों में काम करती है, तो ई का मतलब एजुकेशन है, एस का मतलब साइंटिफिक है, सी का मतलब कल्चर है और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। तो वैसे भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में बात कर रहे हैं ना, तो यू एन, तो फिर ई एस सी ओ, तो ई का मतलब एजुकेशन है, एस का मतलब साइंस है, कल्चर मतलब एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, मतलब 3 क्षेत्रों में काम कर रही है। अब 3 क्षेत्र, पहला एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। देन उसके बाद साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, और तीसरा आपका कल्चरल है, तो संस्कृति। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 के अंदर जब समाप्त हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद ही संपूर्ण विश्व के अंदर अमन, चैन, सुख और शांति के लिए जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तो अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई यूनेस्को तो दुनिया की सबसे बड़ी, आज 193 देशों को मिलाकर, मेंबर कंट्रीज को मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है। लेकिन अब यूनेस्को की अगर हम बात की जाए तो भाई इतना लाइब्रेरी साइंस से क्या रिलेटेड है, तो लाइब्रेरी साइंस अगर देखा जाए, लाइब्रेरीज का जो रिलेशन है वो लाइब्रेरीज का रिलेशन किससे है, एजुकेशन से। तो जब क्योंकि 3 क्षेत्र में काम कर रहा है ना, हमारा संबंध यहाँ पर है एजुकेशन से। तो एजुकेशन एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो यूनेस्को ने भी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बनाया था। कब बनाया था, तो 1949 के अंदर बनाया था। 46 में एस्टेब्लिशमेंट है, 1949, तो 1949 के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बनाया था। यही सवाल वहीं से बनता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें यूनेस्को, तो मैंने क्या कहा आपसे, 3 क्षेत्रों में काम कर रहा है और बहुत वृहद स्तर पे काम कर रहा है।
लेकिन हमें अपने काम की चीज़ ढूँढनी है उसमें कि लाइब्रेरी साइंस के लिए या लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहा है। तो हमें केवल वो रोल हम लोग देखते हैं यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को अगर पढ़ना है तो यूनेस्को तो बहुत बड़ी बात है ना, तो हम लोग बात करते हैं। तो यूनेस्को में देखिए सबसे पहली बात, यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन इन जनरल आपको अपने सामान्य ज्ञान के लिए ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस के अंदर। ये जो बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये बिल्डिंग जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर ही है। 193 देश, 193 देश जो है इसके लिखा हुआ। वर्तमान में 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। 193 देशों के साथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ये आपका, जहां पर इतने सारे देश मिलकर जो है आपस में काम कर रहे हैं। तो पहली चीज, देन इंपॉर्टेंट, अब ये कुछ चीजें जो मैंने आपसे कहा, मैनिफेस्टो की मैंने आपसे बात करी। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जब जब मैनिफेस्टो की बात करते हैं, यहाँ पर मैं छोटी सी जो स्टोरी, क्योंकि दो तीन बार यूनेस्को का सवाल आपको देखने को मिलता है। पहली बात ये कि 1949 के अंदर 1949 के अंदर यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया। ये घोषणा पत्र था, और जिसमें यूनेस्को ने कहा कि हम लोग संपूर्ण विश्व में, या जितने भी हमारे जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर कंट्रीज में एक नेशनल लेवल की लाइब्रेरी जो है हम लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि जितना भी हमारे पास साहित्य है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकें, और उसको इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिसिमिनेशन के लिए, मतलब एक सेंट्रल कहते हैं ना स्टोर हाउस के रूप में जो है हम लोग बनाना चाहते हैं। तो ये यूनेस्को का मैनिफेस्टो था। 1949 के अंदर ये मैनिफेस्टो बनाया गया। 1949 में जब मैनिफेस्टो बना, तो उस वक्त से पहले हम इंडिया में थे, तो इंडिया के अंदर जो है ऑलरेडी हमारी जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो चुकी थी 1948 के अंदर। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1948 में ऑलरेडी आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता के अंदर जो आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी थी, जो कि हमने इतिहास पढ़ा है, तो वो बन चुकी थी आपकी। 1949 के अंदर जब यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जब जारी किया गया, इंडिया उसका मेंबर था, तो इंडिया को भी जो है आर्थिक सहायता यूनेस्को की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। तो हमने ही क्या कि हमारे जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके सहयोग से, या उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनेस्को के सहयोग से जो फंड्स आया, उससे हमने दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनाई, एंड दैट इज नोन एज द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसलिए जब जब ये सवाल आता है एग्जाम में कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है किसके सहयोग से की गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनेस्को के सहयोग से। ऐसे यूनेस्को से बाद में भी फंड्स आए, तो उनके सहयोग से जो है इंसडॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना भी की गई। तो 1951 की ये दो घटनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही घटनाएं दिल्ली से संबंधित है, जहां पर एक में हमने नेशनल लेवल की एक लाइब्रेरी बनी, जिसको हम लोग दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। बाद में उसे जो है 1980s के अंदर जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के महत्व का दर्जा जो है इसको दिया गया। तो ये छोटी कहानी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमने नेशनल लाइब्रेरी बना चुके थे हम कलकत्ता में। हालांकि हम ये चाहते थे, क्योंकि एम्पीरियल लाइब्रेरी पहले कलकत्ता में थी, तो अंग्रेज जब गए थे तो सारा साजो सामान ले गए थे, बिल्डिंग छोड़ गए थे। हमने उस बिल्डिंग को वापस से नेशनल लाइब्रेरी बनाया। तो पहले भी आज़ादी से पहले भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता ही हुआ करती थी, तो हम उस नेशनल लाइब्रेरी को शिफ्ट नहीं कर सकते थे दिल्ली में, इसलिए हमने एक और लाइब्रेरी बने और उसको भी जो है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, दैट इज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहली चीज़ देखिए, जो बात मैंने आपसे कही, लिखा यहाँ पर पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए जो है सन 1949 के अंदर, तो याद रहेगा 49, ये वापस से रिवाइज हुआ 1949। तो 49 को जब रिवाइज किया गया, तो इसको लास्ट के दो डिजिट आप आपस में चेंज कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो दैट बिकम द 1994 हो जाएगा। तो इसको रिवाइज कब किया गया, तो 1994 के अंदर वापस से इस पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को रिवाइज किया गया। ये सवाल आपसे पूछा था, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बात मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। ठीक है, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसके तहत भारत में सन 1951 में 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई, और 29 नवंबर 1994 में इस मैनिफेस्टो को पुनः दोहराया गया। हाल ही में इसकी 25वीं वर्षगांठ, यानी कि 94 से अगर 25वीं वर्षगांठ करें, तो 29 नवंबर 2019 को इसकी वापस से सिल्वर जुबली जो है उसकी यहाँ पर मनाई गई है। क्लियर है? तो ये पहला सवाल। अब ये सवाल आता है कि क्या यूनेस्को ने जो है सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो एक बार बनाया, या इसी को रिवाइज किया गया, या कुछ और चीज़ों के लिए भी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टोज बनाए गए हैं, या मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज के लिए बनाए गए हैं, या स्कूल लाइब्रेरीज के लिए बनाए गए हैं, तो वो ऐसे मैनिफेस्टो बनाए गए हैं नहीं, तो ये भी मैनिफेस्टो के ऊपर एक सवाल आता है। तो हमें इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद देखिए कुछ मैनिफेस्टोज और हैं आपके। तो यहाँ पर मैनिफेस्टो की, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पे तो सवाल आ चुका है हमने। अब किसके सहयोग से? तो इफ्ला और यूनेस्को, क्योंकि देखिए पुस्तकालय के क्षेत्र में अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि देखिए एसोसिएशन काम करती है, तो एसोसिएशंस तो है, एसोसिएशंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर देश की अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि
संपूर्ण हर देश में अगर अपनी एसोसिएशन, मतलब 200-250 देशों के अंदर जो एसोसिएशन बनी हुई, तो उन एसोसिएशंस को अगर ले लें हम साथ में, तो उन एसोसिएशंस का भी एक एसोसिएशन बनती है जिसको हम बोलते हैं इफ्ला बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि कई सारे संगठन और संघों का जो एक समूह बना के जो है हमारे सामने इफ्ला, तो इफ्ला एक फेडरेशन है, उन एसोसिएशंस का भी एक संघ है। तो इफ्ला को साथ में लेकर यूनेस्को ने और भी मैनिफेस्टो जारी किए, तो जो आपके सामने है, तो इफ्ला को साथ में लेकर जब मैनिफेस्टो जारी किए, तो इफ्ला यूनेस्को, इफ्ला यूनेस्को, इफ्ला यूनेस्को, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। पहला है आपका स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यानी 99 के अंदर जो जारी किया गया। देन उसके बाद आगा मल्टी कल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2009 के अंदर जारी किया गया, और ऐसे ही मैनिफेस्टो फॉर द डिजिटल लाइब्रेरी 2011 के अंदर जारी किया। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है एग्जाम में कि आपको मैनिफेस्टोज दे दी जाए। आमतौर पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो ही पढ़ते हैं, इसलिए समझ सकते हैं। तो आपको इस तरह के मैनिफेस्टो मिलते हैं, तो आप उनको जो है आप इजीली आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये एक बार लिख कर आप इसको याद कर सकते हैं। देन इसके बाद यूनेस्को का रोल तो खैर हम एक क्लास में कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ स्लाइड्स के अंदर कवर नहीं कर सकते, लेकिन यूनेस्को का सिर्फ लाइब्रेरीज के लिए जो डेडिकेशन है, या लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, या LIS एजुकेशन के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना क्या क्या चीज़ें। देखिए, सबसे पहले कुछ प्रोग्राम्स हैं आपके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन प्रोग्राम्स को आप मेरे साथ आप याद करेंगे। सवाल आता है यूनेस्को का एक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज यूनेस्को IACODL है। क्या बोलेंगे? आई होती, तो इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी है ऑन द डॉक्यूमेंटेशन ऑन द लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स है, जिसको IACODL कहते हैं। दस्तावेजीकरण, पुस्तकालय और अभिलेखागार यूनेस्को की स्थापना सलाहकार समिति बनेगी, तो ये कब बनेगी? तो 1967 में। तो की पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आप याद करेंगे। एक आपका यूनेस्को का PGI प्रोग्राम, ये आपने कई बार सुना होगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो जनरल प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, ये कई बार हमें देखने को मिलता है। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम बनाया था, दस्तावेजीकरण गतिविधियों और पुस्तकालयों के अभिलेखागार के विकास से संबंधित यूनेस्को का कार्यक्रम है। तो एक और संस्था जिसका नाम है यूनिसिस्ट, ये यूनिसिस्ट नाम सुना आपने? दैट इज यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यूनिसिस्ट का क्या प्रोग्राम है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया किसके अंदर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो वो यूनिसिस्ट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसको कहते हैं PGI। तो PGI है, दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम हो, तो वो लिखने में ऐसा PGI मिलता है आपको ना। तो 19 कब बनाया? तो 1976 में जो है एक सामान्य सूचना कार्यक्रम बनाया गया, तो ये PGI। तो कई बार ये यूनेस्को, PGI और यूनिसिस्ट का भी आपस में जो है एक दूसरे से हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, देन यूनेस्को की एक बुक कूपन योजना चली थी, इस पर भी ये सारे की पॉइंट्स हैं। मैं आपको यूनेस्को का जहाँ जहाँ रोल आएगा आपको मैं आपको दिखा दूंगा। तो लिखा हुआ द बुक कूपन स्कीम वाज डिवाइस बाय द यूनेस्को इन 1948। 1948 के अंदर जो है ये बुक कूपन योजना चलाई गई थी। एड्रेस फॉरेन एक्सचेंज डिफिकल्टीज एंड देयरफॉर एनेबल एजुकेशनल साइंटिफिक, यानी कि कुछ दो तरह की, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी नाम से। तो ये 19 कब बनेगी? 1948 में। तो देखिए यूनेस्को बना ही था, लेकिन जो ज़माना था, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1946 में जब यूनेस्को बना, 48 के अंदर, तो मैं संपूर्ण देखा जाए तो ऐसे अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इकोनॉमिक इंडेक्सेस में बहुत सारे डिफरेंसेस थे उस ज़माने में। मतलब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा संपन्न थी उस ज़माने में भी ना, और कोई कहते हैं ना एक अमीर देश गरीब देश वाली कहानी जो है उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, कल्चरल हेरिटेज को एक्सचेंज करने के लिए, या उस ज़माने की बुक कूपन योजना जो है चलाई गई थी, जिसमें हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी को लिया गया था। लेकिन सवाल केवल हार्ड करेंसी या उसकी डेप्थ में अगर आप जाएँ तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स पार्ट का बहुत बड़ा पार्ट है उसके अंदर। लेकिन केवल आप इतना समझ सकते हैं, तो बुक कूपन योजना जो है कब चलाई गई? तो यूनेस्को के द्वारा चलाई गई, और कब चलाई गई? एंड दैट वाज इन द 1948। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये हिस्ट्री के अंदर कई बार सवाल पूछा था। देन उसके बाद कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। या IFPA, अगेन इट इज इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑल प्रोग्राम, यानी कि समस्त जितने भी लोग हैं सभी के लिए सूचना। IFPA, इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑल प्रोग्राम, एंड दैट वाज अगेन अ यूनिक, एक अलग ही अपने आप में एक प्रोग्राम था। दैट वाज एस्टैब्लिश इन द 2001, सन 2001 के अंदर रखा गया। देन उसके बाद एक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड के नाम से भी जो है आपको अवार्ड दिया था, तो यूनेस्को की तरफ से ये भी कई सारे अवार्ड दिए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दीज आर यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। तो ये दिया तो जाता है हर साल, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है वो 2019 का जो अवार्ड है वो हमारे विक्रम साराभाई यूनिवर्सिटी IIM अहमदाबाद को जो दिया गया। सो दैट्स वाई इट्स एन अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये भी मैंने 2-3 बार सवाल देखा है कहीं पर, आप इसको IIM अहमदाबाद को ये अवार्ड दिया गया 2019 के अंदर, तो हमारे लिए गर्व की बात है। दैट्स वाई। देन कुछ डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, या इन्फोलिट ग्लोबल डायरेक्टर की बात करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी सभी को पता है कि यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से सन 2009 के अंदर जो है डिजिटल लाइब्रेरी, और मैंने डिजिटल लाइब्रेरी वाली आप क्लास ज़रूर देखिएगा मेरी, जहाँ पर मैंने
कुछ डिफरेंसेस बताएं कि जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं या जो ई लाइब्रेरीज हैं, जो वर्चुअल लाइब्रेरी है, उन सब से अलग हटकर जो है डिजिटल लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स बनाए जाते हैं। और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर को जो है हम लोग कई सारे, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारे पास डी स्पेस एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास ई प्रिंट्स एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास ग्रीन स्टोन एक सॉफ्टवेयर है, जिनके जरिए हम लोग जो है डिजिटल लाइब्रेरी की कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस है। यूट्यूब के ऊपर आपको मेरी और भी क्लासेस मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेहतर विस्तार तरीके से आपको बताया। नाउ नेक्स्ट है आपका इन्फोलिट ग्लोबल। तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी कांग्रेस के सहयोग से आप ये बात याद कर लेंगे, लाइब्रेरी कांग्रेस के सहयोग से और यूनेस्को के सहयोग से 21 अप्रैल 2009 को वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको WDL कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में क्या कहेंगे, WDL, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की। ऐसे ही आपका इन्फोलिट ग्लोबल है, यानी इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को ग्लोबल लेवल पर तैयार करने के लिए इन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई, जहाँ पर जितने भी शिक्षाविद हैं और शिक्षाविदों से संबंधित जानकारियाँ उस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। तो कई बार ये भी सवाल आता है कि इन्फोलिट ग्लोबल जो है किसका प्रोडक्ट है, तो लिखा हुआ यूनेस्को का प्रोडक्ट है, लिखा हुआ यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद द इफ्ला। यूनेस्को ने फिर से इफ्ला के साथ कोलैबोरेट करते हुए हैज डेवलप्ड अ डायरेक्टरी कॉल्ड इन्फोलिट ग्लोबल विच अलाउज द टीचर्स एंड द लाइब्रेरियन टू पोस्ट इन्फॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड मटेरियल एंड विच कैन बी एक्सेस बाय कंसर्न पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि लोग उसे जो है ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यूनेस्को का जिक्र खत्म नहीं होगा। यूनेस्को इंटरनेशनल बुक ईयर की बात करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस मनाया गया यूनेस्को के द्वारा 1972 में। ये वही 72 है जब हम RRLF की स्थापना कर रहे थे। इंडिया में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बन रहा था और यूनेस्को उस वक्त जो है उसी साल, तो कई बार ये पूछा था, एक बार ये भी सवाल देखा मैंने एग्जाम के अंदर कि 1972 जो है उसका पुस्तकालय विकास के अंदर या पुस्तकालय डेवलपमेंट के अंदर क्या योगदान है या क्या, क्यों, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस के अंदर लिखा था कि उस साल जो है वर्ल्ड बुक डे मनाया गया, तो ये यूनेस्को द्वारा, तो ये बात भी सही है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई, ये बात भी सही है। तो ये कई सारी चीज़ें होती है, तो आप उसको इससे रिलेटेड, यानी कि RRLF से रिलेटेड करके भी आप जो है इंटरनेशनल बुक ईयर को आप याद कर सकते हैं, जो पहली बार यूनेस्को द्वारा यहाँ मना गया। देन उसके बाद वर्ल्ड बुक डे की बात करते हैं, एक वो तो इंटरनेशनल बुक ईयर था। वर्ल्ड बुक डे की बात करेंगे तो बुक डे कब आएगा, 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो 2 3 4 23 अप्रैल, तो यहाँ पर आप इसमें एक बुक खड़ी कर दीजिएगा आप, है ना। तो ये लाइब्रेरी आपकी और यहाँ पर आपने बुक खड़ी कर दी, कितना हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका दिस इज नोन एज द वर्ल्ड बुक डे कहलाएगा। तो ये 23 अप्रैल हो गया आपका, ठीक है। तो दिस इज नोन एज, कब से, सिंस 1995 से जो इसको मनाया जा रहा है। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन लिटरेसी की बात करेंगे तो 8 सितंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया था। तो ये सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं आपके लिए जो कि मैंने आपको दिए। अगर इन फिगर्स एंड फैक्ट्स को देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको हिंदी में लिखी, आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर खास बात पूछी जाए कि यूनेस्को का क्या सहयोग है, वैसे तो यूनेस्को इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसके बारे में और भी कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, क्योंकि एक से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, कब कहाँ हेडक्वार्टर है, कितने सदस्य है, वो सब चीज़ें याद कर सकते हैं। यूनेस्को के प्रेसिडेंट के बारे में आमतौर पर कोई सवाल यहाँ पर नहीं पूछा था। देखिए सेटिंग अप लाइब्रेरी यानी कि यूनेस्को क्या रोल है, तो पहला मैं आपको बता दें कि सेटिंग अप लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालयों के स्थापना, पहला क्या यूनेस्को का पहला, अगर लाइब्रेरीज के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पहला काम ही क्या है, एस्टेब्लिश, तो क्या बना, लाइब्रेरी बना, तो लाइब्रेरी बना दी, कौन सी बना दी, हमने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को के सहयोग से बना दी, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो हमने क्या बनाया, हमने INSDOC इंसडॉक बना दिया, ठीक है ना, इंसडॉक की स्थापना, ये सेकंड हो गया। लिखा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जो है नेशनल लेवल पे इन्फॉर्मेशन सेंटर बना रखे हैं। कुछ फंड्स जो है हमें, जैसे निक बनाया नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर, उसमें कुछ फंड्स जो है हमें यूनेस्को से भी इसके अंदर प्राप्त होते हैं। देन सपोर्ट फॉर द पब्लिक लाइब्रेरीज के सपोर्ट के लिए काम करता है, तो जितना भी है तो यूनेस्को किसको सपोर्ट करता है, RRLF को सपोर्ट करता है, ताकि पब्लिक लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट जो है उसके साथ ये। बुक पब्लिशिंग, यूनेस्को की कई सारी चीज़ें पब्लिशिंग उसकी होती है। कॉपीराइट्स रूल्स है वो बनाना, लाइब्रेरी के अंदर कई सारी सर्विसेज देना, देन उसके बाद यूनियन लिस्ट का क्रिएशन करना, और देन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड द वर्कशॉप्स। तो ये हर जितने भी संगठन हैं वो भी काम करते हैं और जितने संघ है वो भी काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द यूनेस्को। ये यूनेस्को की बात जो है यहाँ पर आपको, ये समस्त की पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं, जिनको देखने से ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये थी, हमने बात करी देखिए यूनेस्को के बारे में। और मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए जितने भी मेरे साथी जो आप तैयारी कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग जो फोर्थ कमिंग वैकेंसी इस साल, जैसे कि आपको पता है कि स्वर्णिम वर्ष है एक बार फिर से पुस्तकालय के क्षेत्र में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। हाल ही में NVS का कैलेंडर जारी हो चुका, और अभी फोर्थ कमिंग वैकेंसी जो है, आप NVS की वैकेंसी, जहाँ पर आप पूरी तरीके से आप NVS की वैकेंसी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आप
भली बात आपको अच्छे खासे उसके अंदर पद देखने को मिलने वाले हैं और वहाँ अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप अगर टारगेट अभी के साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ न्यू एंड फ्रेश एंड लाइव बैच। 1 मई से मैंने एक नया बैच स्टार्ट कर दिया जहां हम लोग टॉपिक वाइज जो है तैयारी कर रहे हैं। बैच की जानकारी मैं आपको दे दूं। सो दिस इज अ बैच है जिसका नाम है आपका रंगनाथन बैच है। 1 मई से मैंने बैच स्टार्ट कर दिया जहां पर आपको अगर आप केवीएस की, आप एनवीएस की या DSSB की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके लिए बैच है आपका जहाँ पर आपको संपूर्ण इसके माध्यम से आप अपने अच्छे बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स हैं आपके। फीचर्स में क्या क्या देखिए यहाँ पर इस बैच के अंदर बाइलिंगुअल मीडियम से आपका डेली लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी। डिजिटल कंटेंट आपको देखने को मिलता है, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। यूनिट वाइज टॉपिक देखिए, मैं यहाँ पर क्लास जब होती है यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज बात करते हैं, यानी कि जैसे सपोज आज एक टॉपिक यूनेस्को हमने किया तो यूनेस्को के बाद मैं यूनेस्को के क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चंस बने तो वो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको वो काम कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमने आईएलए पढ़ा या हमने यूजीसी पढ़ा, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स भी आपको दे दूंगा। तो उन टॉपिक्स के माध्यम से आप बेहतर अंदाज में आप तैयारी कर सकते हैं। तो कोर्स क्लास के अंदर भी अगर आप जैसे लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास के अंदर अगर आप चाहें तो आप मुझसे जितना भी आप मुझसे बात करना चाहेंगे, डाउट्स आप क्लियर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये यहाँ लाइव इंटरेक्शन के साथ जो है फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिलती है। देन प्लस जितने भी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड के अंदर आप चला सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप किसी भी जगह आप जितनी बार चला कर देख जाए, नोट्स के आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत है। टीचर के द्वारा जितने भी जो पैनल पर लिखा जाता है या डिजिटल स्क्रीन के ऊपर जो कुछ है वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो बेहतर अंदाज के अंदर जो है आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म। ये एक हमारा मैं दिस इज़ टेलीग्राम चैनल जिसको आप जो LIS टारगेट अभी चैनल है, इस चैनल को जो है आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी क्लासेस होती है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर इसके माध्यम से मिलती रहती है। एप्लीकेशन के लिए आप जा सकते हैं, आप दैट इज़ द ऐप स्टोर में जा सकते हैं आप, है ना, गूगल प्ले पे आप जा सकते हैं। ओके, ये नंबर दे रखा है 78771928, जहाँ से आप अगर किसी प्रकार का कोई शंका समाधान है, कोई सवाल अगर आपके मन में है तो आप सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और ये जो QR कोड दे रखा है, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तब भी आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के कोई चार्जेस नहीं है। आप जाइए, आप प्ले स्टोर पे जाइए, आप टारगेट अभी एप्लीकेशन लिखिए, वहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन जब आपकी डाउनलोड होती है तो वहाँ पर आप जाके NVS का जो कोर्स है उस कोर्स को देखें, उसको चेक करें। वहाँ पर कई सारे फ्री और डेमो वीडियोस आपको मिलेंगे, वो वीडियोस आप वहाँ पर देखें। अगर आपको समझ में आता है कोर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको परचेज कीजिए, नहीं तो फ्री कंटेंट आपको बहुत कुछ मिलता है। चैट ऑप्शन एप्लीकेशन के अंदर ही दे रखा है, तो उस चैट ऑप्शन के माध्यम से आप जो कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर एक नए अच्छे और बेहतर टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।